नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लगातार पढ़ते हुए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास को, और ये हमने लेकर आए हैं ये चैप्टर मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जो है मुकेश माहेश्वरी की बुक से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि मुझे इस बुक से मिले, इसलिए मैं आप सभी के पास लेकर आ रहा हूं और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं राइटर का, जिसने बहुत अच्छे नोट्स को आप सभी लोगों के लिए लेकर आए और मैं इसे आप तक पहुंचा रहा हूं बाय बोलने के माध्यम से। तो इस बुक की जो खूबियां हैं उन सभी को हम सभी लोग मिलकर पढ़ते हैं। आप सभी का भला हो, आप सभी की तैयारियां जो हैं अच्छी चलें, इसके साथ मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं और सबका भला हो। इसी के साथ मैं इसको शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और हाँ, किसी और को ज़रूर भेजिए क्योंकि उसे पढ़ना है। चलिए, शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमारा जो चैप्टर था उसमें प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल में हमने पढ़ा जो पाषाण काल था 40 लाख से 4000 ईसा पूर्व। उसके बाद हमने पाषाण काल के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थे। आदमगढ़, इसके अलावा गुहा चित्र, पनार पानी या भीमबेटका, इतनी चीज़ें हमने जो है प्रागैतिहासिक इतिहास के पाषाण काल के लिए पढ़ी। और इसी से संबंधित जुड़ा हुआ ताम्र पाषाण काल था जिसमें हमने कायथा, ऐरण, ठीक है, कायथा, ऐरण, नवदा टोली, आवरा, डोगरवाल, नागदा, ये खेड़ीनामा, ऐसी चीज़ों को पढ़ा और इनकी जानकारियां हमने हासिल करी। अन्य स्थल भी थे जिनके बारे में हमने डिटेलें पढ़ी थी। और इसके बाद हमने शुरू किया प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा कि वैदिक काल जो था 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। उसके आसपास में हमको जो जानकारियां मिली, फिर उसके बाद लौह युगीन संस्कृति जो 1000 ईसा पूर्व से शुरू होती है। वैदिक युग में 1500 से 600 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक समय, फिर उत्तर वैदिक समय 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय हमने जो जनश्रुतियाँ पढ़ी उन जनश्रुतियों के आधारित हमने मनु के बेटे कारुष के बारे में पढ़ा जिन्हें बघेलखंड पर राज किया। चंद्रवंश जिन्होंने मनु की बेटी इला से शादी करी और उनके 2 बेटे हुए जो आयु और अवावसु कहलाए। आयु के बेटे ययाति ने जो है शुक्र भार्गव ऋषि की बेटी से विवाह किया देवयानी से, और एक एल साम्राज्य जो बना और एल साम्राज्य को 5 भागों में बांटा, जिसमें यदु को चंबल, नेत्रवती यानी बेतवा और शुक्रिमती केन नदी के क्षेत्र मिले। दंतवक्र नामक जो दानव था वो दतिया में रहता था। श्री कृष्ण ने उसको मार के भगाया तो वो गोपाल कक्ष पहुंचा यानी ग्वालियर के पहाड़ी में पहुंचा। गोपालगिरी कहलाई, ग्वालियर आज वर्तमान क्षेत्र कहलाया। इक्ष्वाकु वंश जो है, इक्ष्वाकु राजा वो भी राजा किसके, मनु के पुत्र हुए। और इक्ष्वाकु जो है वो दंडकारण्य के क्षेत्र में निवासरत थे। दंडकारण्य के क्षेत्र में निवासरत थे। राजा रामचंद्र जी जो हैं वो इक्ष्वाकु वंश के ही प्रतापी राजा हुए। इसके बाद आते हैं है वंश की बात। है वंश जो मंधाता, इक्ष्वाकु के जो प्रतापी राजा हुए, इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा मंधाता हुए। मंधाता ने पुरुषकुत्स को जन्म दिया और नाग राजाओं को गंधर्वों के खिलाफ उनने सहायता दी और रेवा का नाम बदल दिया। है साम्राज्य जो है यादव वंश से संबंधित था। यदु के पुत्र जो है थे उन्होंने जो है महिष्मती का जो है किला जीता और उसका नाम महिष्मती रखा। इनके जो वंशज हुए कार्तवीर जो है वंश के विशाल साम्राज्य थे, इनका अलग नाम जो है सहस्त्रबाहु या फिर कार्तवीर या अर्जुन या सहस्त्रार्जुन के नाम नाम था। और इन्हीं के पुत्र थे जयध्वज। जयध्वज का बेटा था, अर्जुन का पुत्र था जयध्वज। जयध्वज ने अवंती पर राज्य किया था और इसी जयध्वज का पुत्र जो है वो अवंती हुआ, उसके नाम पर वो जगह अवंती पड़ी। महाकाव्य काल, रामायण और महाभारत के क्षेत्र भी यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें अगर अपन पढ़ें तो कौन सा राजा किस जगह से जुड़ा हुआ था, वाल्मीकि के पुत्र कहाँ के थे। रामायण और त्रेता युग की जानकारी अपन को मिलती है। मेन बातें जो हैं उसमें ये था कि रामायण और महाभारत के क्षेत्र जो हैं, मतलब पांडवों की तरफ से महाभारत में किसने लड़ाई करी, कौरवों ने किसकी तरफ से लड़ी। तो देखो, पांडवों की तरफ से जिनने लड़ी थी वो थे वत्सकाशी, चेदी, कारुष, दशाण, मत्स्य। और जो जिन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ा था उसमें महिष्मती, राजा नील, अवंती, भोज, अथंक, विदर्भ, निषद, वृष्णि, ये सब मध्य प्रदेश के ही थे। और इसके अलावा जो महिष्मती के क्षेत्र जो महाभारत में क्षेत्र ज़्यादा नाम जानी थे वो थे महिष्मती, उज्जैनी, कुंतलपुर, विराटपुरी, ये सब यहाँ के क्षेत्र थे। महाभारत में महाजनपद के समय की बात करें तो वैदिक काल मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक यहाँ पर 16 जनपद महाजनपद बन चुके थे, जिनमें से 2 जो थे वो मध्य प्रदेश के थे। पहला महाजनपद चेदी जिसे बुंदेलखंड बोलते हैं, दूसरा अवंती। अवंती 2 भागों में बटी हुई थी, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिण अवंती की राजधानी
महेशमती थी। चेदी जो है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र था और उसमें यहाँ का उसका राजा जो हुआ मतलब उसका राजधानी थी चेदी, जिसका बुंदेलखंड राज्य था। उसकी शक्तिमती राजधानी थी। उसकी एक शाखा कलिंग थी जिसका राजा खारवेल था। चेदी वंश के राजा शिशुपाल को चेदी का राजा शिशुपाल, जिसको श्री कृष्ण ने मार दिया था। चेदी जब बाद में कमज़ोर पड़ा तो उसे मगध में मिला लिया गया। ठीक है। अब इसके अलावा बुद्ध, हाँ, फिर ये जो अवंती का जो क्षेत्र है, अवंती का क्षेत्र जो ज़्यादातर यहाँ तक के था। उसके बाद के जो अवंती का क्षेत्र मतलब उज्जैन का क्षेत्र है, बौद्धों का भी इधर पे आना जो है काफ़ी प्रमाण मिलता है। मतलब कहा जाए तो अवंती के दो प्रसिद्ध नगर जो हैं उनमें बौद्ध ग्रंथों में इनका नाम है। एक तो कुर्दर, दूसरा तो सुदर्शनपुर। बौद्धों के प्रसिद्ध मतलब केंद्र कहलाए। चंद्रप्रदोत यहाँ का जो राजा था बौद्ध धर्म के अनुसार, यहाँ अवंती का राजा चंद्रप्रदोत था, जिसने पुलिक को बृहदत्त वंशीय राजा रिपुंजय के अमात्य से ने अब रिपुंजय को हटाकर जो है प्रदोत को राजा बनाया था। महात्मा बुद्ध जो है वो प्रदोत के ही समकालीन थे। जो बिंबिसार था वो राजवैद्य, बिंबिसार जो कि मगध का राजा था, उसने अपने राजवैद्य जीवक को प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था। यह हाथी पालन का विशेष जानकार था। ठीक है। शिशुपाल इसके बाद आते हैं कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध में दूसरे राजाओं ने भी मतलब जब इनकी अच्छी चल रही थी तो सब कुछ ठीक था। जब थोड़ा सा इनको लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने प्रदोत से अपने बचने के लिए जो है अजातशत्रु ने अपने दुर्ग के चारों ओर जो है वो पाटलिपुत्र दुर्ग बनवाया था। उसको सुरक्षार्थ आक्रमण से सुरक्षा के लिए पाटलिपुत्र दुर्ग बनवाया था। और शिशुनाग वंश के संस्थापक जो शिशुनाग ने अवंती को क्या किया था, मगध में मिला लिया था। उस समय नंदीवर्धन जो थे राजा थे। इसके अलावा और चीज़ें जो है मौर्य काल से संबंधित थी। सांची का स्तूप, तुमैन का स्तूप, उज्जैन का स्तूप, कसरावत का स्तूप, देवकुठार का, पनघोड़िया का, सांची का, बेसनगर, विदिशा का, ये सब अब हमने पढ़ लिया। अब हम आ चुके हैं मौर्योत्तर युग, जिसका समय है 200 ईसा पूर्व से लेकर 150 ईसा पूर्व, मतलब 600 ईसा पूर्व तक तो हम पहुंच चुके थे। 600 ईसा पूर्व तक हम कहाँ पहुंच चुके थे, मौर्य के पहले महाजनपद तक। ये 600 ईसा पूर्व तक 16 महाजनपदों का उल्लेख मिल गया और हम यहाँ से आगे बढ़ गए। यहाँ से आगे बढ़े तो अब हम आ चुके हैं मौर्यकालीन मौर्योत्तर युग पर। 600 से लेके 200 तक ये जो है ये सब चलता रहा। तुम्हारा मौर्यकालीन चला, इसमें स्तूप चले, सब चला, ये सब चला। ठीक है। अब 200 से लेके 150 तक, 150 तक, अब जो हिस्सा है वो मौर्योत्तर युग कहलाया। मौर्योत्तर युग अब हम पढ़ेंगे इसे। नगरीय युग कहलाया ये, है ना। नगरीय युग कैसे कहलाया कि मौर्यों के समय अनेक नगर विकसित हुए और इनमें ऐरण, त्रिपुरी, महेशमती, भागिल, विदिशा। पापा, हाँ बेटा, मैंने ये पूरा पढ़ लिया। चलिए, छोटा सा एक इंटरप्शन था, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, शुरू करते हैं। नगरीय युग, मौर्यों के समय अनेक नगर विकसित हुए थे और इनमें ऐरण, त्रिपुरी, महेशमती, भागिल, विदिशा, अवंती जिसे उज्जैनी कहते हैं, एवं पद्मावती प्रमुख थे। और इस समय के आहत सिक्के जिन्हें पंचमार्क हमें उपलब्ध हुए और सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में लेख है। शुंग काल, शुंग काल का समय अभी हमको कहाँ से कहाँ तक चलना है, 200 से 150 तक चलना है। तो 200 से 150 के बीच में हमको सारी चीज़ें मिल लेंगी और ये मौर्योत्तर युग कहलाएगा। नगरीय युग की मौर्यों के समय अनेक नगर विकसित हुए, ऐरण, त्रिपुरी, महेशमती, भागिल, विदिशा, अवंती एवं पद्मावती प्रमुख थे। ये सब हमने पढ़ लिया। शुंग काल को पढ़ते हैं। शुंग काल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहीं का पला माना। इसका समय था 187 से लेके 75 ईसा पूर्व, है ना। ये 187 से लेके 75 ईसा पूर्व के बीच में शुंग काल का समय रहा। ठीक है। शुंग मुख्यतः क्या थे, शुंग जो है मुख्यतः, एक सेकेंड, शुंग मुख्यतः उज्जैन के थे और यहाँ मौर्यों की सेवा में रहे। जो मौर्य शासक थे उनकी सेवा में ही शुंग रहे और इनके ही सेवक बने रहे। शुंग जो है उज्जैन में रहकर इनने मौर्यों की सेवा करी। मौर्यों के बाद शुंग वंश ने मगध पर राज किया। जब मौर्य जो है राज करते रहे, इसके बाद मगध पर मौर्यों के बाद जो है इन्होंने राज किया और इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या करके की। उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का प्रांतपति था।
मालविका के साथ उसके प्रेम प्रसंग को आधार बनाकर कालिदास ने अपनी पहली रचना मालविकाग्निमित्रम लिखी और मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के यज्ञसेन को हराया था और उसके या भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था और जिसने विदिशा बेस नगर के प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ खाम बाबा जिसे कहते हैं या ब्राह्मी लिपि में उसने कुछ उत्कीर्ण करवाया और अपने को परम भागवत यानी भागवत धर्म का अनुयायी घोषित किया। अग्निमित्र के समय ही सांची स्तूप के आसपास परिक्रमा स्थल यानी जंगला का निर्माण हुआ था। तो इतनी सी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ें। अब आते हैं भरहूत। कहने का मतलब ये था शुंग वंश जो है वो मौर्यों के ही अधीन थे। बाद में क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम राजा जो है उसको मार दिया और अपने वंश का स्थापना करी और अपना वो जो है मगध पर शासन आरंभ किया और इस प्रकार सारी चीज़ें चलती रहीं। भरहूत शुंग द्वारा ही सतना जिले में एक विशाल स्तूप का निर्माण हुआ और जिसके उसके अवशेष से उसकी वेष्टिनी का एक भाग तथा तोरण भारतीय संग्रहालय कोलकाता या प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। 1875 में कनिंगम द्वारा जिस समय इसकी खोज की गई थी उस समय इसका केवल 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा भाग ही शेष रहा था। ये सातवाहन वंश चलते हैं 50 से 300 ईस्वी। अब हम आ चुके हैं ईसा पूर्व से ईस्वी की तरफ। दक्षिण भारतीय शक्ति सातवाहनों ने कण्वों का अंत किया। क्या किया? दक्षिण भारतीय शक्तियाँ सातवाहनों ने कण्वों का अंत किया। तो भारत में जिस तरफ पे अलग अलग टेरिटरी का राज्य कर रही थी वहीं पर दक्षिण की तरफ जो थे वो सातवाहन राज्य कर रहे थे और इन्होंने कण्वों का अंत किया। लेकिन वे उत्तर के बजाय दक्षिण यानी महाराष्ट्र केंद्र से ही शासन करते रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊपर मगध पे जाके राज्य करने की नहीं सोची, उन्होंने महाराष्ट्र को ही केंद्र बनाया और यहाँ से ही शासन करते रहे। इनके पराक्रमी राजा सातकर्णी की पूर्वी मालवा विजय का उल्लेख सांची के उत्कीर्ण एक लेख में होता है। क्या? एक पराक्रमी राजा सातकर्णी हुआ, सातवाहनों में एक राजा सातकर्णी हुआ जिसने मालवा पर विजय करी, पूर्वी मालवा पर विजय करी और इसका उल्लेख सांची के एक अभिलेख में उत्कीर्ण है और उसके यहाँ मिले सिक्कों यानी श्री सात जिसे सातकर्णी उत्कीर्ण है। सबसे महान सातवाहक राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के उसके संख्या में है ना अधिक संख्या में उज्जैन आदि में मिले हैं और उसके समय तक सातवाहन संघर्ष हुआ, मतलब शकों और सातवाहन के बीच में संघर्ष हुआ। संघर्ष में शकों को उसने करारी शिकस्त दी और उसने शक राजा नहपान नसीक को हराकर सिक्कों पर अपना नाम मुद्रित करवाया। उसके पुत्र वासिष्ठी पुत्र पुलवामी ने भी मध्य भारत में बड़े भाग पर अपने अधीन रखा, लेकिन उज्जैन के शक क्षत्रप रुद्रदामन ने उसे जबरदस्त शिकस्त दी। तो ये क्षत्रप थे, है ना। अब अंततः दोनों में ही वैवाहिक संबंध हुए। पुलवामी को उसका राज्य वापस मिला। अंतिम सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी ने सिक्के विदिशा देवास आदि से भी मिलते हैं। इंडो यूनानी काल 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व के बीच था। मौर्यों के उपरांत पश्चिमी भारत में यूनानियों ने अपने राज्य स्थापित किए और इनमें डिमेट्रियस वंश के राजा मिनेंडर का नाम उल्लेखनीय है। सियालकोट को राजधानी बनाकर मिनेंडर ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया और उसे नागसेन ने बौद्ध बनाया। मिनेंडर ने पाटलिपुत्र तक धावे बोले और उसके सिक्के बालाघाट से मिले हैं। समकालीन रोम सिक्कों के सिक्के भी आवरा में मिले हैं। तो यहाँ पर मौर्यों के उपरांत पश्चिम भारत में यूनानियों ने अपने राज्य को स्थापित किया था। उनमें जो वंशज थे वो डिमेट्रियस वंश के राजा मिनेंडर का नाम उसमें मिलता है कि भाई डिमेट्रियस वंश का राजा कौन था? मिनेंडर था। ये कौन था? यूनानी था। पश्चिमी भारत में इनका राज्य था। पश्चिमी भारत मतलब इनका इस हिस्से में राज्य कहला गया, ये ना गुजरात वाला जो नीचे का एरिया है, साइड वाला एरिया। विशाल साम्राज्य बनाया। नागसेन ने बौद्ध बनाया। तो जो बौद्ध थे नागसेन, उन्होंने क्या किया
मिनेंडर को बौद्ध बनाया, और मिनेंडर ने पाटलिपुत्र तक जो धावा बोला था उसमें उसके सिक्कों से पता चलता है कि ये कहाँ कहाँ इनने राज्य किया, तो खोजों से निकला। अब आते हैं शक राज्य, जो 50 BC से 300 ईस्वी तक था। पश्चिम भारत में यूनानी राज्य के स्थान पर शक राज्य स्थापित हुआ। मतलब पश्चिम भारत में भी मिनेंडर और ये सब चल रहे थे, उस समय यूनानी राज्य का स्थान पर अब शक राज्य स्थापित हुआ। पश्चिमी चीन से भारत आने वाली शक जाति ने अपने नासिक, उज्जैन, मथुरा, पंजाब के अपने छत्रप राज्य स्थापित किए, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में नासिक और उज्जैन, है ना, क्या किया, नासिक और उज्जैन और नासिक, उज्जैन, मथुरा, पंजाब अपने छत्रप राज्य स्थापित किए, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में नासिक और उज्जैन के शक राज्य ही महत्वपूर्ण हैं, जो क्रमशः छैरात और कार्दमक वंश के शक राज्य थे। चलो आगे बढ़ते हैं। छैरात वंश, भूमक और नहपाल नामक दो प्रसिद्ध राजा इस वंश में हुए। कहाँ पर? देखो, छैरात वंश जो था वो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि इसके दो राजा हुए छैरात वंश के, एक भूमक और दूसरा नहपान। नहपान का संघर्ष गौतमीपुत्र सातकर्णी से हुआ था, जो कि अभी अपन शक वंश में पढ़ रहे थे, है ना। गौतमीपुत्र सातकर्णी से हुआ नहपान का संघर्ष, और नहपान मारा गया। नहपान इसके पूर्व मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर चुका था। जुगलथुम्बी से नहपान के पुनर्मुद्रित सिक्के भी मिले हैं। शिवपुरी से भी नहपान के ढलवाए सिक्के मिले हैं, जिन्हें सातकर्णी ने पुनर्मुद्रित करवाया। स्कंदगुप्त द्वारा इंदौर की तेली श्रेणी को मंदिर के लिए दान का उल्लेख एक अभिलेख में मिलता है। आगे आइए, कार्दमक वंश। यशोमिति और उसके पुत्र चष्टन द्वारा स्थापित उज्जैन का शक राज्य कार्दमक वंशीय था। यशोमिति और उसके पुत्र चष्टन द्वारा स्थापित उज्जैन का शक राज्य क्या था? कार्दमक वंशीय था। भी अपन ने जो समझा, कार्दमक वंश जो था वो कहाँ से कहलाया? यशोमति और उसके पुत्र चष्टन द्वारा स्थापित हुआ कार्दमक वंश, और उज्जैन का शक राज्य कार्दमक वंशीय था। इसका प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? रुद्रदामन हुआ। संस्कृत का महान पंडित था। कौन? रुद्रदामन संस्कृत का महान पंडित था। ये उज्जैन के राज्य कार्दमक वंशीय था, है ना। उज्जैन का शक राज्य जो है वो कार्दमक वंशीय था, और प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन संस्कृत का महान पंडित था। उसके गिरनार स्थित संस्कृत अभिलेखानुसार सौराष्ट्र में सुदर्शन तटक का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। तो उसके अभिलेख का क्या नाम था? सौराष्ट्र से सुदर्शन तटक का पुनर्निर्माण जो है वो रुद्रदामन ने कराया। उसने ही सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसने तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलवाए? तो रुद्रदामन ने चलवाए। रुद्र सिंह तृतीय ने सिर्फ उज्जैन का अपितु संपूर्ण शकों का अंतिम था, है ना। रुद्र सिंह तृतीय न सिर्फ उज्जैन का अपितु शकों का भी अंतिम शासक हुआ। उसे मारकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन का विलय गुप्त साम्राज्य में किया, और उसके साथ ही भारत में शकों की सत्ता समाप्त हो गई। तो अंतिम शक राजा कौन कहलाया? तो अंतिम शक राजा जो है वो रुद्र सिंह कहलाया। उसे मारकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन में शकों का साम्राज्य समाप्त करके गुप्त वंश को शुरुआत करी। आगे बढ़ते हैं, कुषाण राजा। कुषाणों का प्रभाव मध्य प्रदेश में मात्र आक्रमणों या कतिपय सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में कभी कभी आया। इसके सबसे प्रतापी राजा कनिष्क के सिक्के शहडोल में मिले। देखो, कुछ जो भी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हिस्सा था उन्हीं के बारे में बात अगर करें तो कुषाणों का लेना देना इधर से था नहीं, है ना। दक्षिण की तरफ ये ज़्यादा थे। तो कुषाणों का प्रभाव मध्य प्रदेश में आक्रमण या कतिपय सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में बस आया था। और इसका सबसे जो प्रतापी राजा हुआ कनिष्क का, तो वो कनिष्क हुए, वो शहडोल से इसके सिक्के मिलते हैं, मतलब नीचे की तरफ, जो हम दक्षिण की तरफ बात करते। वाशिष्ठ नामक राजा के सांची अभिलेखानुसार उसके समय दुहिता मधुकरी ने एक बौद्ध प्रतिमा का निर्माण कराया, और उसके उत्तराधिकारी हुविष्क के सिक्के शहडोल और हरदा से तथा कुषाण राजा वासुदेव के सिक्के तेवर जबलपुर से मिले हैं। भेड़ाघाट से कुषाण कालीन 2 मूर्ति लेख और बौद्ध प्रतिमाएं भी प्राप्त हुए हैं। आइए, मालव जाति जो 600 BC से लेकर 200 ईसा पूर्व तक रही। सिकंदर के आक्रमण से प्रकाश में आई प्रकाश में आई मालव जाति कालांतर में मालवा में आकर बसी, और यहीं उसने शासन स्थापित किया। संभवतः मालव जाति के नाम पर ही मालवा नाम पड़ा। पाणिनि ने अपने संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में मालव जाति का उल्लेख आयुधजीवी के रूप में किया है। आयुधजीवी मतलब जिन्हें हथियार बनाना आता है।
नागवंश। मथुरा के नागवंश की एक शाखा ने मध्य प्रदेश में शासन स्थापित किया। क्या? मथुरा के नागवंश की एक शाखा ने मध्य प्रदेश में शासन स्थापित किया और उसके संस्थापक जो हैं वृषनाथ का सिक्का विदिशा से मिलता है। वृषनाथ की राजधानी विदिशा थी और जिसे भीमनाग पद्मावती ले गया। समुद्रगुप्त ने अंतिम नाग राजा गणपति नाग को परास्त कर उसके उसका राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मथुरा के नागवंशी की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मथुरा के नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। दूसरी शताब्दी ईस्वी में अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में कुषाण साम्राज्य का मध्य प्रदेश में प्रभाव खत्म हो चुका था और भार शिव नागों का प्रभुत्व जम चुका था। पुराणों में विवरण से पता चलता है कि पद्मावती के नागकुलों का शासन था। पद्मावती में नागकुलों का शासन था और पद्मावती की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित आधुनिक पवैया यानी कि पदम पवैया नामक स्थान से होती है। यहाँ पर 9 नागवंशी राजाओं ने शासन किया था और यहीं के नाग चूंकि अपने कंधों पर शिवलिंग वहन करते थे इसलिए उन्हें भार शिव कहते थे और इन लोगों का गुप्तों एवं वकाटकों के साथ वैवाहिक संबंध था। तो चंद्रगुप्त जो अभी अपन ने कहा विक्रमादित्य और इनके वकाटकों के साथ इनके वैवाहिक संबंध थे। शिव जिनको अपन क्या कहते हैं, भारशिव कहते थे या नागवंशी राजा कहते हैं। इसके शासक भवनाग जो 305 से 40 ईस्वी की थे की पुत्री से विवाह वाकाट नरेश प्रवरसेन प्रथम के पुत्र के साथ हुआ और प्रयाग प्रशस्ति से स्पष्ट है कि गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त के समय पद्मावती में इस वंश का शासक नागसेन था। क्या बोला मैंने, सुनो, कह रहा हूँ कि इस काल के शासक यानी कि भावनाग की पुत्री का विवाह वकाट नरेश प्रवेरसेन प्रथम के पुत्र से हुआ। तो भावनाग की पुत्री का विवाह किससे? वकाट नरेश प्रवेरसेन के पुत्र से हुआ। तो वकाट नरेश का बेटा प्रवेरसेन था और भावनाग की पुत्री, इन दोनों का मतलब प्रवेरसेन और उसकी पुत्री का विवाह हुआ। प्रयाग प्रशस्ति से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में मतलब गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त के समय समुद्रगुप्त के समय पद्मावती में इस वंश का शासक नागसेन था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने नाग कन्या कुबेर नागा से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसको उपाधि प्राप्त थी उसने कुबेर नागा से विवाह किया। पुराणों के अनुसार विदिशा की पद्मावती तथा कांतिपुरी वर्तमान में कुटवार के नागों की 2 राजधानियां थीं। ठीक है, आगे बढ़ो। बौद्धि और मध्यवंश। जबलपुर का बौद्धि वंश त्रिपुरी से बौद्धि राजवंश के 4 शासकों के सिक्के मिले हैं। कहाँ से? जबलपुर में बौद्धि वंश में जबलपुर का बौद्धि वंश, इसमें त्रिपुरी के बौद्धि राजवंश के 4 सिक्के मिले हैं। श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि। बघेलखंड का मध्यवंश। बघेलखंड के मध्य राजाओं के सिक्के मिले हैं, है ना। बघेलखंड से मध्य राजाओं के सिक्के मिलते हैं और इनमें भीमसेन, भद्रमग, शिवमग उल्लेखनीय और इन्होंने कुषाणों से सफल संघर्ष किया था। सवाल ये आता है कि जबलपुर में बौद्धि वंश था तो ये कहाँ से पता चला? सिक्कों से पता चला। बघेलखंड में मध्य वंश था, ये कैसे पता चला? सिक्कों से पता चला। इनमें भीमसेन, भद्रमग और शिवमग उल्लेखनीय है। उनमें कुषाणों का सफल संघर्ष भी बताया कि इन्होंने बघेलखंड में मध्य वंश ने कुषाणों से जो है संघर्ष भी किया था। नागों की राजधानी पद्मावती के दक्षिण पूर्व में ही मध्य राज्य स्थित था। कहाँ पर? नागों की राजधानी पद्मावती के दक्षिण पूर्व में। जब पद्मावती के दक्षिण में क्या था? मध्य राज्य था और पहले यह राज्य केवल बघेलखंड यानी रीवा तक ही था। इस वंश का प्रथम ज्ञात राजा वशिष्ठी भीमसेन है और उसके पुत्र का नाम कौत्सीपुत्र पीठसिरी मिलता है। वह एक योग्य शासक था और इसकी राजधानी बांधवगढ़ थी। ठीक है, गुप्त काल की तरफ चलते हैं। गुप्तों के समय एक बार फिर भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। मध्य प्रदेश में उनका प्रतापी राजाओं की उपस्थिति और अभियान इस क्षेत्र में राजनीतिक महत्व की स्थापित करते हैं। जब गुप्तों का पाटलिपुत्र में उदय हो रहा था तब मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रीय शक्तियां थीं, जैसे पश्चिम मध्य प्रदेश में शक एक
शक एक क्या है, अत्यंत मजबूत राज्य था और मध्य प्रदेश के अभीर नागवंश जैसे राज्य भी शक्तिशाली थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार वह मध्य प्रदेश के जंगलों से होकर दक्षिण विजय की ओर बढ़ा था। उसने आर्यभट्ट के जिन 9 राजाओं को जीता उसने नागवंशी भी थे और उनके राज्य का कुछ भाग उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है और उसकी अधीनता स्वीकारने वाले 9 गण राज्यों में आभीर, सनकानिक, खरपरिक के राज्य मध्य प्रदेश में विदिशा, झांसी, दमोह के आसपास केंद्रित थे। एरन, जिसे सागर का नाम है, समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन गया था। इस प्रकार समुद्रगुप्त शक राज्य को छोड़कर शेष मध्य प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था, है ना। इस प्रकार समुद्रगुप्त शक राज्यों को छोड़कर शेष मध्य प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था और उसके सिक्के यहाँ भी मिलते हैं। कांच नामक सिक्के भी गुप्तों की आधिपत्यता की पुष्टि करते हैं, जो कि विदिशा से मिले हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक राज्य उज्जैनी के कार्दमक वंश का अंत कर लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था और उसकी शक विजय देवी चंद्रगुप्तम से और उसकी शक्कारी उपाधि से पता चलती है। सांची अभिलेख भी उसके एक दीर्घकालीन अभियान की पुष्टि करते हैं। देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार राजा रामगुप्त ने शक राजा से परास्त होकर, है ना, राजा रामगुप्त ने शक राजा से परास्त होकर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को उसे सौंपना स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके स्वाभिमानी भाई चंद्रगुप्त ने शक को मारकर ध्रुव स्वामिनी को मुक्ति दिलाई और रामगुप्त का वध कर गुप्त सम्राट बना। विदिशा संग्रहालय स्थित मूर्ति रामगुप्त की ऐतिहासिकता दर्शाती है। रामगुप्त ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया और यहीं उसके दरबार में नवरत्न होते हैं। उसके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त की मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार उसके सामंत बंधुवर्मन ने सूर्य मंदिर को दान दिया था। स्कंदगुप्त के समय सफ़ेद हूणों आक्रमण का फायदा उठाकर वकाटकों ने मालवा पर अधिकार कर लिया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने उसे पुनः छीन लिया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न कौन से थे? कालिदास, बेताल भट्ट, बारामिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, वररुचि, घटकरपर, क्षणपक और शुक। आइए बढ़ते हैं वर्मा वंश यानी कि गुप्त काल। गुप्त काल में मालवा में पर समुद्रगुप्त के समकालीन सिंह वर्मा का शासन रहा। तो समुद्रगुप्त के समकालीन गुप्त काल में मालवा पर समुद्रगुप्त के समकालीन सिंह वर्मा पर का शासन रहा। तो मालवा का शासक उस समय सिंह वर्मा था। सिंह वर्मा के 2 पुत्र थे। पहला चंद्रवर्मा, जिसने मारवाड़ में राज किया। दूसरा नरवर्मा, है ना। पहला सिंह वर्मा और दूसरा नरवर्मा। नरवर्मा के 2 पुत्र बंधुवर्मा और भीमवर्मा हुए। बंधुवर्मा कुमार गुप्त प्रथम यानी गुप्त नरेश का सामंत था, जिसकी दशपुर में जुलाहा श्रेणी को सूर्य मंदिर हेतु दान का उल्लेख है। और एक उत्तरकालीन गुप्त राजा भानुगुप्त गुप्त साम्राज्य पर शासन करता दिखाई देता है, जब उसके हूणों को परास्त किया। इस युद्ध में उसका सेनापति गोपीराज मारा गया था और उसकी जिसकी विधवा के सती होने का भी जिक्र एरन अभिलेख में होता है। हूण आक्रमण मूलतः चीन की खूंखार जनजाति हूण का प्रामाणिक पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 459 ईस्वी में माना जाता है। स्कंदगुप्त ने इन्हें इतनी बुरी तरह परास्त किया कि 50 वर्षों तक वे भारत पर पुनः आक्रमण नहीं कर पाए। 5वीं सदी के अंत में तोरमाण के नेतृत्व में पुनः हूण आक्रमण हुआ। मध्य प्रदेश में एरन सागर जिला है का वराह मूर्ति अभिलेख तोरमाण की उपस्थिति दर्शाता है और यहाँ से उसकी महाराज की उपाधि वाला तांबे का सिक्का भी मिलता है और उसके पुत्र मिहिर कुल के साम्राज्य में पश्चिमी मालवा शामिल था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार मिहिर कुल ने मंदसौर में सूर्य मंदिर बनवाया। अब आते हैं मध्य प्रदेश के अन्य राजवंश। वकाटक वंश। विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित वकाटक राज्य मुख्यतः मध्य प्रदेश का राजवंश था, जो बाद में नर्मदा के दक्षिण में केंद्रित हो गया।
विंध्य शक्ति का पुराणों में विदिशा का शासक बताया गया और उसके पुत्र प्रवरसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया और नागवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके 4 पुत्रों ने साम्राज्य बांट लिए, लेकिन इनकी कुल 2 शाखाएं राज करती दिखाई देती हैं। पहला नंदीवर्धन शाखा या पुरिक शाखा, जो नागपुर के निकट स्थित है और इसका संस्थापक रुद्रसेन प्रथम था और इसके एक उत्तराधिकारी नरेंद्र सेन ने हूण आक्रमण का लाभ लेकर गुप्तों से मालवा छीन लिया था। वत्सगुल्म शाखा, सर्वसेन ने इस वकाटक शाखा की स्थापना की और अंततः हरिश्रेण ने इन दोनों शाखाओं को पुनः एकीकृत कर लिया। देखो, इस जगह पे बारे में समझो, मध्य प्रदेश के अन्य राजवंश जो हुए, अभी तक हमने जितने राजवंशों को पढ़ा उसकी अगर एक बार छोटी सी समरी देखें तो देखो, मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्योत्तर में जो नगरीय युग था उस युग में महेशमती, त्रिपुरी, एरन, इन सभी राजाओं के राज्यों मतलब इनके जगहों का नाम बताया जाता है। लेकिन यदि बात करें शुंग काल की तो शुंग काल जो था उज्जैन में था और ये मौर्यों की जो है सेवा करते थे शुंग लोग। और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम जो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम जो वो थे मौर्य थे उसका वध कर दिया और अपनी जो है अपना टेरिटरी बना ली। इसके बाद आ गए सातवाहन। सातवाहन ने दक्षिण भारत की तरफ ये रहते थे। सातवाहन का लेना देना इधर था नहीं मध्य प्रदेश से, वो दक्षिण की तरफ थे। सिर्फ इनका क्या है, यदि कोई युद्ध विद्ध या होता था या कोई लूटपाट होती थी तो उस तरफ इनका संघर्ष का जो है दिखाई देता था और शकों से उनकी करारी शिकस्त हुई थी, तो इसलिए सब इनका उधर ही था। इंडो यूनानी काल था, उसमें मौर्यों के उपरांत पश्चिमी भारत में यूनानियों ने अपना स्थान स्थापित किया। डिमेट्रियल और मिनेंडर वगैरह की बात आती है। शक राज्य की बात करें तो पश्चिम भारत में यूनानी राज्यों की स्थापना पर स्थान पर जो है शकों ने राज्य बनाया। उसमें क्षयरात वंश आए, कंदमाक वंश आए, कुषाण राज्य आए, मालव जाति आई, नाग वंश आए। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म के बारे में जो है हमने पढ़ा। तो इतनी चीज़ें हमने हूण के आक्रमण तक पढ़ ली। और अब अपन जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं मध्य प्रदेश के अन्य राजवंश। अन्य राजवंश मतलब कौन कौन से जो मेन थे उनके अलावा में, जैसे वकाटक वंश। विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित वकाटक राज्य मुख्य मूलतः मध्य प्रदेश का राजवंश था। क्या? विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित। तो ये विंध्य की शक्ति का मतलब समझे, जो विंध्य प्रदेश है उस विंध्य प्रदेश में वकाटक राजा के द्वारा मतलब वकाटक वंश के जो राजा थे, प्रतापी जो लोग थे, उनने अपनी शक्ति के बल पर राजवंश स्थापित किया, जो बाद में नर्मदा के दक्षिण में केंद्रित हो गया। नर्मदा का दक्षिणी हिस्सा मतलब जो है नीचे के साइड कहलाया, मतलब आपका मध्य प्रदेश में नीचे के हिस्से मतलब दक्षिण वाले हिस्से की बात कहला गई। विंध्य शक्ति के पुराणों में विदिशा का शासक बताया जाता है। विंध्य शक्ति का जो है जो मतलब वकाटक वंश मतलब विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित। तो विंध्य शक्ति का पुराणों में जो है विदिशा का शासक बताया गया और उसके पुत्र प्रवरसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया और नागवंशों से वैवाहिक संबंध बनाए। उसके 4 पुत्रों ने साम्राज्य बांट लिया, लेकिन इसकी कुल 2 शाखाएं ही क्या हुई, सामने आई। तो वकाटक वंश में विंध्य शक्ति के जो पुत्र हुए उस विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवेरसेन हुए और प्रवेरसेन के जो 4 पुत्र हुए उनमें से 2 ही जो है सामने आते हैं। ये वाली बात यहाँ पर हमने देखी। तो वकाटक जो वंश था, वकाटक वंश में है ना, हम क्या पढ़ रहे थे, वकाटक वंश जो था, अरे ये वकाटक वंश था, इसमें विंध्य शक्ति ने पूरा जो है मध्य प्रदेश में राज्य किया। मध्य प्रदेश का राजवंश था जो है ना, उसने नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र में राज किया। उसका जो बेटा था वो प्रवरसेन था। प्रवरसेन के 4 पुत्र हुए, जिनमें से 2 की ही डिटेल जो है मिलती है। एक तो नंदीवर्धन शाखा या पुरिक शाखा जो नागपुर के निकट स्थित है, जिसका संस्थापक रुद्रसेन था। नंदीवर्धन शाखा मतलब रुद्रसेन प्रथम की शाखा, और इसके एक उत्तराधिकारी नरेंद्र सेन ने हूण आक्रमण का लाभ उठाकर गुप्तों से मालवा छीन लिया था। फिर आता है दूसरा वत्सगुल्म शाखा, जिसमें सर्वसेन ने इस वकाटक शाखा की स्थापना की और अंततः हरिश्रेण ने इन दोनों शाखाओं का पुनरेकीकरण कर दिया। इसके बाद आए औलिकर वंश। प्राचीन दसपुर जो कि मंदसौर कहलाता है में 4वीं सदी ईस्वी में औलिकर वंश की सत्ता स्थापित हुई। कब? 4वीं ईस्वी में औलिकर वंश की सत्ता स्थापित हुई और इसकी राजधानी कहलाई दसपुर। जयवर्मन, सिंहवर्मन, नरवर्मन इनके प्रारंभिक शासक थे। एक शासक बंधुवर्मन का प्रसिद्ध शिलालेख मंदसौर में है और उसके अनुसार बंधुवर्मन स्कंदगुप्त का सामंत बन गया था।
स्कंदगुप्त का शासन जो है सामंत कौन बना? बंधुवर्मन बन गया। और इस अभिलेख में उसके द्वारा सूर्य मंदिर हेतु जुलाहा श्रेणी को दान देने का उल्लेख भी है। और यहीं से प्राप्त एक शिलालेख में राजा यशोवर्मन का उल्लेख है, जिसने भारत की दिग्विजय की और जिनेंद्र नराधिपति राजाधिपति परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की। यशोवर्मन संभवतः मोखरी वंश या ओलिकर वंश से संबंधित था। मालव संवत 589 में दशपुर पर यशोवर्मन और विष्णुवर्मन शासकों के आधिपत्य की जानकारी मंदसौर से प्राप्त 2 अभिलेखों से होती है। क्या? मंदसौर शिलालेख में यशोवर्मन ने स्वतः को जिनेंद्र नराधिपति राजाधिपति परमेश्वर आदि उपाधियों से अलंकृत किया था। मंदसौर शिलालेख के अनुसार यशोवर्मन ने क्या किया था? स्वतः को, खुद को जिनेंद्र बताया, नराधिपति बताया, राजाधिपति बताया, परमेश्वर बताया। और अभिलेख में उसने ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत तक तथा हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र के क्षेत्रों का अधिकार कर लिया, ये बताया। हूण नरेश मिहिर कुल को भी पराजित किया। आभीर वंश दक्षिण में सातवाहनों के सामंत रहे आभीरों ने ईश्वर सेन के नेतृत्व में अनूप प्रदेश यानी निमाड़ में राज्य स्थापित कर लिया और इसका विस्तार मालवा तक किया, किंतु शीघ्र ही मालवा वकाटकों ने छीन लिया। परिवारजक वंश या उत्कल वंश पन्ना में स्थापित परिवारजक वंश की सत्ता पूरे बुंदेलखंड में तक व्याप्त थी और इसका पहला राजा देवादय था। प्रवंजन, दामोदर और हस्तिन इसके उत्तराधिकारी हुए। इसमें हस्तिन प्रतापी राजा हुआ। खो और मझगवां ताम्रपत्र हस्तिन से संबंधित है और इसकी राजधानी उच्चकल्प उचेहरा थी, जिसे वर्तमान में उचेहरा कहते हैं। उच्चकल्प को उच्चकल्प राज्य जो है वो सतना में स्थित उचेहरा का प्राचीन नाम है। यहाँ महाराज की उपाधि धारण करने वाले ओगदेव, कुमारदेव, जय स्वामिन, ब्याग, जयनाथ, सर्वनाथ आदि प्रमुख राजा हुए और संभवतः परिवारजक उत्कल वंश के ही थे। राजसी तुल्य कुल इस वंश में 6 राजाओं ने दक्षिण कौशल में राज्य किया और इसकी जानकारी इस वंश के अंतिम राजा भीमसेन द्वितीय को आरंग ताम्रपत्र से होती है। और ये राजा थे सूरा, दयित प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। गुप्त संवत के प्रयोग से यह पता चलता है कि यह वंश गुप्तों की अधीनता मानता था। आरंग ताम्रपत्र की तिथि 182 या 282 गुप्त संवत मानी जाती है। नल वंश 400 से लेकर 1100 ईस्वी। बस्तर कोसपुट क्षेत्र में स्थापित नलवंश का पहला राजा बराहराज था, लेकिन इसकी वास्तविक संस्थापक था भावदत्त वर्मा, है ना। बस्तर कोसपुट क्षेत्र में स्थापित नलवंश का पहला राजा बराहराज था। कौन सा? बस्तर कोसपुट क्षेत्र का, मतलब नलवंश की यदि बात करें तो ये बस्तर कोसपुट क्षेत्र के में स्थापित थे और इनका पहला राजा कहलाया नलवंश का बराहराज कहलाया। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक बराहराज ना होकर देवदत्त वर्मा माना जाता है। बराहराज की 29 स्वर्ण मुद्राएं एडेंगा यानी कोंडागांव तहसील से मिली हैं। भावदत्त वर्मा के बारे में जानकारी ऋषिपुर, अमरावती, ताम्रपत्र और कोंडगढ़ शिलालेख से होती है और उसने वकाटकों से नागपुर छीन लिया था। भावदत्त ने के बाद अर्थपति राजा बना। उसकी जानकारी केसरीगढ़ ताम्रपत्र और पंडिया पाथर लेख से होती है। अर्थपति अपनी राजधानी पुष्करी में वापस ले आया था और उसके समय वकाटकों ने नागपुर पुनः प्राप्त कर लिया था और इसके उत्तराधिकारी स्कंद वर्मा ने पुष्करी का पुनर्निर्माण कराया। उसके बाद विलास तुंग राजा हुआ और उसका एक अभिलेख राजिम से मिला है। विलास तुंग ने राजिम की छत्तीसगढ़ में है कि प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। तो राजीव लोचन मंदिर का पूछा तो वो विलास तुंग ने करवाया। और कुलिया दुर्ग से प्राप्त मुद्राएं नंदनराज और स्तंभ नामक 2 नल राजाओं का उल्लेख करती हैं और 10वीं सदी के मध्य में एक नल राजा मसेन दिखाई देता है तथा 800 वर्षों का नल राज्य 12वीं सदी की शुरुआत में समाप्त हो गया। सरबपुरीय वंश लगभग 5वीं सदी ईस्वी के अंत में दक्षिण कौशल में एक नए राजवंश की स्थापना हुई। भानुगुप्त के ऐरण स्तंभ लेख में सरबराज का उल्लेख है, जो संभवतः सरबपुरीय वंश का संस्थापक माना जाता था। शरभ का उत्तराधिकारी नरेंद्र था और इसके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात प्रसन्न मात्र नामक एक शक्तिशाली राजा हुआ।
परवर्ती अभिलेखों में वंशावली इसी नरेश से प्रारंभ की गई और अपने नाम से प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की गई, जो निडिला नदी के किनारे स्थित है। प्रसन्नपुर का तदात्म्य मलहर में स्थापित है, यानी मलहर मात्र ने भारी मात्रा में स्वर्ण तथा रजत मुद्राएं प्रचलित की थीं, जिसमें गरुण, शंख और चक अंकित था। और उसके पश्चात जय राज, मान मात, दुर्ग राज, सुदेव राज और प्रवर राज आदि राजा हुए। प्रवर राज प्रथम अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा था और उसने श्रीपुर में अपनी राजधानी क्या करी, स्थापित करी। प्रवर राज द्वितीय इस वंश का अंतिम राजा हुआ और उसने 2 ताम्रपत्र लेख दिए, जो लेख ठाकुर दिया और मल्हार से प्राप्त हुए। 2 ताम्रपत्र लेख ठाकुर दिया और मल्हार से प्राप्त हुए। इंद्रबल राज उसका सामंत था। इंद्रबल सुदेव राज की मृत्यु के पश्चात प्रवर राज द्वितीय के काल के अवसर पाकर दक्षिण कौशल में उत्तर पूर्वी भाग पर आधिपत्य स्थापित करके स्वयं राजा बन गया और श्रीपुर में पांडुवंश की स्थापना की। वल्लभी का मैत्रक वंश। 6ठी सदी ईस्वी के मध्य जब गुप्त शासकों की सत्ता पतनगामी हुई तो इसके पूर्व मैत्रकों ने अपने अभिलेखों में गुप्त अधीनता का उल्लेख करना बंद कर दिया और इनमें स्वतंत्र होकर मैत्रक वंशीय शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। चीनी यात्री हेनसुआंग बताता है कि मैत्रक वंशीय शासक महाराज शिलादित्य प्रथम वल्लभी में राज्य कर रहा था और उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार पश्चिमी मालवा तक कर लिया था। और इसी वंश का ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य हुआ, जो चीनी यात्री का समकालीन था और उसके पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का पता रतलाम जिले से प्राप्त ताम्रपत्रों से चला। मैत्रक का राजवंश 766 तक चलता रहा और 766 ईस्वी से 783 ईस्वी के बीच यह वंश भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। मैकल का पांडव वंश। वर्तमान अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक तथा उसके आसपास का क्षेत्र कभी मैकल कहलाता था। उन्हें कि जो अनूपपुर क्षेत्र है वो अमरकंटक तथा उसका आसपास का क्षेत्र मैकल कहलाता था। मैकल में पांडव वंश की जानकारी राजा नागबल के बसनी ताम्रलेख से होती है। तो बसनी अभिलेख ताम्रलेख जो है वो राजा नागबल का है और उससे पांडव वंश की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में वंश का सर्वप्रथम राजा जयबल था और उसका पुत्र वत्सराज हुआ। तो जयबल जो है, मतलब जो बसनी अभिलेख के अनुसार जो है जो राजा हुए जयबल हुए, है ना, किसके, नागबल का बेटा जयबल था और उसके पुत्र वत्सराज, फिर उसका पुत्र वत्सराज था, फिर उसके पुत्र महाराजा नागबल हुआ। महाराज नागबल की रानी इंद्र भट्टारिका से महाराज भरतबल का जन्म हुआ। जयबल और वत्सराज संभवतः साधारण सामंत थे और समकालीन गुप्त वंश के अधीन थे। गुप्त वंश की शक्ति का ह्रास होने पर परिस्थितियों का लाभ उठाकर वे स्वतंत्र बन बैठे और भरतबल इस वंश का अंतिम सम्राट बन गया। वर्धन वंश पुष्यभूति वंश कहलाता है, यानी कि हर्षवर्धन, जिसने 606 से 143 ईस्वी के समय में मध्य प्रदेश के कुछ भाग उसके अधीन तब आया था जब वह अपनी बहन राजश्री को खोजने यहाँ आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत भ्रमण पर आया था और हर्ष ने अपने राज्यकाल में गोंडों के अतिरिक्त चालुक्य, वल्लभी तथा सिंह के शासकों के साथ युद्ध करना पड़ा। मध्य प्रदेश में विंध्य का अट्टविक क्षेत्र उसके राज्य के अंतर्गत था और उसके साम्राज्य में विभिन्न भागों में उसके द्वारा प्रचलित हर्ष संवत लंबे समय तक चला। खजुराहो से प्राप्त एक मूर्ति पर हर्ष संवत 218 की तिथि उत्कीर्ण है और यह प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, जो अपने शासन काल के दौरान वर्तमान मध्य प्रदेश के प्राचीन प्रांतों यथा पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, उज्जैन आदि प्रांतों का शासक बना था। यमुना तथा नर्मदा के बीच का संपूर्ण पश्चिमी भूभाग इसके साम्राज्य में शामिल था। पांडवराज। अमरकंटक, जिसे अनूपपुर के नाम से जानते हैं, के आसपास मैकल श्रेणियों में पांडव वंश की स्थापना राजा जयबल ने की और भरतबल इस वंश का अंतिम शासक हुआ। शैल वंश। महाकौशल क्षेत्र में स्थित शैल राज्य से संबंधित जानकारी राधौली यानी बालाघाट ताम्रपत्र से होती है और इसका प्रथम राजा श्री जयवर्धन और अंतिम राजा जयवर्धन राधौली ताम्रपत्र जयवर्धन ने उत्कीर्ण करवाया था।
राष्ट्रकूट वंश मूलतः मान्यखेत यानी महाराष्ट्र में स्थापित राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा 9वीं सदी में बैतूल क्षेत्र में भी शासन कर रही थी और इसके साथ राजा युहासुर के ताम्रपत्र तीसरखेड़ी और मुल्ताई से मिलती हैं। मान्यखेत के राजा गोविंद तृतीय ने नागभट्ट को परास्त कर उज्जैन के में दरबार लगाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश मूलतः जोधपुर मेड़ता यानी राजस्थान में हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा नागभट्ट प्रथम 730 से 556 के समय उज्जैन में स्थापित थी और उसने अरबों के आक्रमण को विफल किया और उसका एक उत्तराधिकारी वत्सराज ने राज्य विस्तार भी किया। उसके राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, है ना। नागभट्ट द्वितीय ने अंततः कन्नौज पर अधिकार करके यह त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों को विजय बनाया। लेकिन राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने उसे शिकस्त दी, है ना। लेकिन राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने उसे शिकस्त दी। मिहिर भोज के समय प्रतिहार शक्ति का उत्थान हुआ और अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को उस समय सबसे शक्तिशाली राजा बताया। ग्वालियर और कहला अभिलेख मिहिर भोज से संबंधित है। ग्वालियर और कहला अभिलेख जो है मिहिर भोज से संबंधित है। उसके एक उत्तराधिकारी महिपाल का जिक्र अरब यात्री अल मसूदी ने किया। प्रतिहार राजा राजपाल को चंदेल नरेश गंड ने मारकर त्रिलोचन पाल को राजा बनाया और यशपाल ने साथ प्रतिहार वंश समाप्त हो गया। जेजाग भुक्ति यानी बुंदेलखंड का चंदेल वंश 9वीं सदी के आरंभ में बुंदेलखंड में स्थापित चंदेल राज्य का संस्थापक नुन्नुक था। तो चंदेल राजा जो थे वो कहाँ से कहलाए, देखो समझो, ये बुंदेलखंड की बहारी है जिसे जेजाग भुक्ति कहा जाता है। चंदेल वंश यहाँ से शुरू होता है। 9वीं सदी के आरंभ में बुंदेलखंड में स्थापित चंदेल राज्य का संस्थापक नुन्नुक हुआ। चंदेल वंश के संस्थापक जो नुन्नुक हुए उनकी राजधानी थी महोबा। चंदेलों को राजपूतों के 36 राजवंशों में एक माना गया। क्या है? चंदेलों को राजपूतों के 36 राजवंशों में से एक माना गया। लेखों में इन्हें चंद्रात्रेय ऋषि का वंशज कहा गया और जो आत्री के पुत्र थे। वाक्यक्ति नुन्नुक पश्चात उसका पुत्र वाकपति राजा बना। वाकपति अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था और अपना राज्य विंध्य पर्वत तक विस्तृत कर ले गया। विंध्य पर्वत पर उसका आनंद जो है विंध्य पर्वत को उसका आनंद धाम कहा गया। वाकपति का पुत्र जयशक्ति या जिसे जयजाग या जेजा हुआ, इसके नाम पर ही चंदेलों के प्रदेश जेजाग भुक्ति वर्तमान का बुंदेलखंड कहलाया। तो वाकपति का पुत्र जयशक्ति या जेजाग कहलाया। वाकपति का पुत्र कौन कहलाया? जेजाग कहलाया। ठीक है। वाकपति कौन थे? जिन्होंने क्या करी? स्थापना करी किसकी? नुन्नुक के बेटे थे। जो देखो चंदेलों के राजा थे नुन्नुक, उन्होंने चंदेल वंश की स्थापना करी और चंदेलों के राजपूत में 36 राजवंशों में एक माना जाता है। नुन्नुक के पश्चात उनका बेटा वाकपति बना जो कि बुद्धिवीरता के लिए प्रसिद्ध था। नुन्नुक के बेटे वाकपति और वाकपति के बेटे बने जेजाग जिनके नाम पर बुंदेलखंड बसा। जयशक्ति के पश्चात उसका भाई विजयशक्ति या विजयक राजा बना। जयशक्ति के बाद कौन बना? वाकपति का बेटा जयशक्ति और जयशक्ति के बाद जो है जयशक्ति के बाद उनका भाई विजयशक्ति या विजयक राजा बना। उसके आसपास कुछ क्षेत्रों को जीतकर चंदेल साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उसके पश्चात उसका पुत्र राहिल गद्दी पर बैठा जिसने महोबा को जीत लिया। राहिल के बाद उसका पुत्र हर्षदेव 900 से 925 ईस्वी तक खजुराहो का शासक बना रहा। कौन? राहिल के बाद उसका पुत्र हर्षदेव बना। राहिल कौन थे? राहिल चंदेल साम्राज्य का विस्तार करने वाले जो विजयक रहे राजा जयशक्ति के भाई थे। उनके बेटे है ना राहिल कहलाए। तो जयशक्ति और विजयशक्ति भाई थे। जयशक्ति के बाद विजयशक्ति आए। विजयशक्ति के बाद उनका बेटा जो है जो राहिल आया। राहिल के बाद जो है हर्षदेव आए। ये सब एक दूसरे के बेटे हैं। हर्ष आए। हर्ष के बाद उनका पुत्र यशोवर्मन गद्दी पर बैठा और कन्नौज और प्रतिहारों को समाप्त कर राष्ट्रकूटों के कलिंजर का दुर्ग जीत लिया। मालवा के चेदी शासकों को अपना अधीन कर लिया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। अब यहाँ से शुरुआत होती है निर्माण की। तो यशोवर्मन जब गद्दी पे बैठा तो ये किसका? हर्ष का पुत्र था। हर्षदेव कौन थे? ये राहिल के पुत्र थे।
है ना। राहिल के बाद हर्ष आए, हर्ष के बाद आए आपके यशोवर्मन। तो यशोवर्मन हर्ष के पुत्र थे। इन्होंने खजुराहो का विष्णु मंदिर बनवाया। इस मंदिर में उसके वैकुंठ की चतुर्भुज मूर्ति स्थापित कराई। उसके प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त किया। यहाँ मूर्ति मूलतः तिब्बत के राजा से तिब्बत के राजा कंडा नरेश राही ने प्राप्त कर देवपाल को सौंपी थी। इसके बाद आते हैं राजा धंग। यशोवर्मन का पुत्र और उत्तराधिकारी धंग चंदेल शासकों का सबसे महान राजा हुआ। तो हर्ष के बाद आए यशोवर्मन के बाद आए राजा धंग। धंग जो है महान शक्तिशाली राजा कहलाए, समझदार शासक कहलाए। उसने समय पश्चात प्रतिहारों को अधीनता से मुक्त घोषित करा और उसके बाद पूर्वी अधिकार किए। कालिंजर पर अपना अधिकार सुदृढ़ किया। उसके बाद ग्वालियर पर अपना अधिकार जमाया। पाल शासकों को बनारस छीन लिया। कुंतल कौशल आंध्र के शासकों से युद्ध किया। हिंदू शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सहायता भेजी। गंध ने ललित कलाओं और विद्वानों का संरक्षण दिया। बुंदेलखंड के अनेक मंदिर बनवाए। मध्य भारत के शासक ने धंग एक यशस्वी शासक हुए थे। धंग ने 100 वर्ष से अधिक आयु होने पर स्वेच्छा से गंगा यमुना की संगम पर समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे। धंग ने ललित कलाओं और विद्वानों को संरक्षण देकर दिया था और धंग एक विजेता के साथ उच्च कोटि का निर्माता भी था। उसके शासन काल में निर्मित खजुराहो का विश्व विख्यात पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण भी है। राजा गंड। धंग का पुत्र हुए राजा गंड, और राजा गंड भी एक योग्य शासक हुए। उनके अपने पुत्र गंड के पुत्र हुए विद्याधर के द्वारा कन्नौज में भगोड़े प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कराया। गंड ने अपने शासनकाल के समय खजुराहो में जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर और चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो वो किसने करवाया? गंड ने। 2 मंदिर बनवाए, विष्णु मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर। विद्याधर इनका बेटा था, गंड का बेटा विद्याधर था। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा। तो गंड जो उनके पुत्र गंड का पुत्र था विद्याधर। विद्याधर कब से? यही एक ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक विरोध किया और इसने मालवा परमार के शासक भोज और त्रिपुरी की कलचुरी शासक गंगदेव को भी हराकर अपने अधीन कर लिया। विद्याधर न सिर्फ महमूद गजनवी से अपने राज्य की सुरक्षा की, बल्कि उसके विरुद्ध हिंदू संघ में इसको सहायता थी। इस संघ से भाग आए प्रतिहार राजा राज्यपाल की उसने हत्या की। कंदरिया महादेव जो कि खजुराहो में है, मंदिर उसके काल में बना। विद्याधर के महमूद गजनवी ने संधि उपरांत विद्याधर की मित्र बनाकर 15 किले उसे इनाम में दिए। इसके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन कृष्णा मित्र द्वारा रचित प्रभेद चंद्रोदय नामक नाटक से ज्ञात होता है कि चंदेल शक्ति का पुनरुत्थान किया और कीर्तिवर्मन ने सोने के सिक्के भी जलाए। मदन वर्मन एक पराक्रमी शासक के रूप में बैठा और मालवा में विदिशा के समीप चंदेलों ने पुनः आधिपत्य की पुष्टि विदिशा अभिलेखों से होती है और उसमें एक उल्लेख भी कि मदन वर्मन राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान दी थी और रीवा जिले में त्योथर तहसील ने पनवार ग्राम में मदन वर्मन द्वारा जारी चांदी के 48 सिक्के प्राप्त हुए थे। परमार्दी देव के बारे में पढ़ें। परमार्दी देव मदन वर्मन का उत्तराधिकारी उसका पोता परमार्दी देव हुआ। परमार्दी देव अंतिम स्वतंत्र चंदेल राजा था जिसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मारकर चंदेल राज्य और कालिंजर दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। आलाउदल परमार्दी देव के साले और योद्धा थे। ठीक है। त्रिलोक्य वर्मन अपने पिता परमार्दी देव का उत्तराधिकारी हुआ और उसने तुर्कों को पराजित कर कालिंजर को पुनः जीता, रीवा को जीता, दाहाल मंडल को जिसे बघेलखंड कहते हैं का एक भाग का अधिकार में लिया। त्रिलोक्य वर्मन का पुत्र वीरवर्मन हुआ और उसका उत्तराधिकारी था। वीरवर्मन का उत्तराधिकारी भोगवर्मन था। उसने अजयगढ़ के समीपस्थ क्षेत्रों में राज्य किया। चंदेल वंश का अंतिम ज्ञात शासक हमीरवर्मन हुआ। चरखारी शिलालेख में हमीरवर्मन को कलिंग राजपति कहा गया और अजयगढ़ की सती शिलालेख में उसे शासक बताया गया। कीरत सिंह चंदेल वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। परमार वंश
वर्तमान पश्चिमी मध्य प्रदेश में इस वंश ने राज किया और ये पहले प्रतिहारों के अधीन थे। बाद में राष्ट्रकूट शासक द्युतिदुर्ग ने सामंत नियुक्त किया और इस वंश का संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज था। इसकी राजधानी धार थी। पहले स्वतंत्र शासक सिमुक था। वाकपति मुंज। आरंभिक शासकों में मुंज अधिक शक्तिशाली था और उसने चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को कई बार परास्त किया और उसने दरबार में परिमल, पदम, गुप्त, नवसहसांक, चरित्र, धनिक, यशोरूपा, लोक, धनंजय, हलोयुद्ध, अभिधान, रत्नमाला और अमित गति जैसे विद्वान रहते थे। तो वाकपति मुंज जो हैं आरंभिक शासकों में मुंज अधिक शक्तिशाली थे और इनका ये चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को कई बार परास्त किया। इनके दरबार में परिमल, पदम, गुप्त, धनिक, धनंजय, हलयुद्ध और अमित गति जैसे विद्वान रहते थे। सिंधुराज। परिमल गुप्त ने मुंज के पुत्र सिंधुराज के ऊपर नवसहसांक चरित्र लिखी। यह सिंधुराज की उपाधि थी। परिमल इसका एक दरबारी रहा और उपाधि श्री बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ और अमोघ वर्गम था। राजा भोज 1000 से 1060 ईस्वी तक इनका समय था। सिंधुराज का पुत्र राजा भोज इस वंश का प्रतापी और योग्य शासक था। उसने आरंभ में चेदी, गुजरात, लाट, कनाद और आदि राजाओं को परास्त किया, किंतु बाद में सोलंकियों और कलचुरियों ने सम्मिलित आक्रमण कर नवनिर्मित राजधानी धार को लूटा। भोज ने आरा के पास भोजपुर नामक नगर बसाया और भोज ने हिंदू शाही शासक आनंदपाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता दी और उसका पुत्र त्रिलोचन पाल ने अपने यहाँ शरण दी। 1043 ईस्वी में मतलब 1043 ईस्वी में उसने अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर हांसी, थानेश्वर, नगरकोट आदि स्थानों पर मुसलमानों से छीनने में सफलता पाई। वह स्वयं एक योग्य विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने सम्रांग सूत्र जिसे शिल्प शास्त्र पर से जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार मंजरी काव्य नाटक है जो युक्ति कल्पतरु एक विधि ग्रंथ है, तत्व प्रकाश शैव ग्रंथ है, श्रृंगार शतक, शब्दानुशासन, पतंजल योग, सूत्रवृत्ति जो कि योग शास्त्र आदि जैसे शास्त्र लिखे थे। निर्माण कार्य की बात करें तो भोजताल जो कि भोपाल, धार के सरस्वती मंदिर और संस्कृत विद्यालय जैसे मंदिरों के समीप विजय स्तंभ जो है इन्हें बनाए। कलचुरी वंश। पहले महिष्मती में स्थापित कलचुरी वंश के अधिकांश समय त्रिपुरी में शासन किया और कृष्णराज महिष्मती इसका पहला ज्ञात शासक था। उसके बाद शंकरगढ़ में बुद्ध राज हुए और बुद्ध राज को चालुक्य राजा मंगलेश ने बाहर भगाकर कलचुरी त्रिपुरी में आ बसे। त्रिपुरी जो कि जबलपुर में है कि कलचुरी वंश का संस्थापक वामराज देव था और उस राज्य को चेदी राज्य कहा गया। कोकल प्रथम के समय ही कलचुरी शक्ति का उत्थान हुआ और बाद में एक शासक गांगेय देव ने अनेक युद्धों में भाग लिया और उसके पुत्र लक्ष्मीकर्ण ने भी यही किया। उसने गुजरात के चालुक्यों के साथ मिलकर परमार राजा भोज को मार दिया और उसके बाद कलचुरी शक्ति का पतन शुरू हुआ। इस राज्य पर मुस्लिम शासक स्थापित हो गया और कलचुरी शासन प्रजाहितकारी था और सैन्य व्यवस्था राजा सर्वोच्च था। विदेश विभाग का नाम संधि विग्रहाधिकरण जो था। संधि सुक्त विग्रह युद्ध इस विभाग के प्रमुख कार्य थे और इसके प्रमुख अधिकारी को महासंधि विग्रह कहा जाता था। पुलिस विभाग जो कि दंडपाशिक या दंडनायक के नेतृत्व में पुलिस विभाग था और राज्य का प्रशासनिक विभाजन भी इस प्रकार था। जनपद 7 प्रदेशों यानी कि जनपदों मध्य प्रदेश, बड़हर, भट्टविल, भ्रमरवत, काकरे, तमनाल व विराट देश का तथा मंडलों का उल्लेख कलचुरी अभिलेखों से मिलता है। अधिकारी इनमें अमात्य और विभिन्न विभागों के अध्यक्ष शामिल हैं। महाध्यक्ष नामक अधिकारी सचिवालयों का प्रमुख अधिकारी होता था और महासेनापति तथा सेनाध्यक्ष सैन्य प्रशासन का दंडपाशिक तथा दंडनायक आरक्षी पुलिस विभाग के प्रमुख महाभंडारिक महाकोटपाल आदि अन्य
विभाग अध्यक्ष होते थे, अमात्य शक्तिशाली अधिकारी होते थे। तो देखिए जिस प्रकार से अभी हमारा जो जो प्रशासन है सेम वैसा ही कि पुलिस विभाग है, अमात्य यानी कि हमारे पास सचिव हैं, आईएएस अफसर हैं, विभाग अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, उसके अलावा अन्य मंत्रीगण होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है। जैसे मंत्रिपरिषद में राजा को सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद होते थे और राजा उनसे निर्णय, लेकिन राजा का निर्णय अंतिम होता था। राजस्व व्यवस्था जो हमारा जितना भी जो पैसे वाला विभाग है, मतलब जो राजस्व विभाग है, उसका मुख्य अधिकारी महाप्रमार्थ होता था। कर, नमक कर, खान कर, वन चरागाह, बाग बगीचा, आम महुए आदि पर लगने वाले राजकीय आय से के सेत थे, मतलब सेतु थे और इनमें सब्जी बेचने के लिए युगा नामक परमिट लेना पड़ता था। स्थानीय शासन गांवों और नगरों की जनता द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यीय पंचकुल नामक परिषद स्थानीय शासन व्यवस्था संभालती थी और ये काफ़ी इनको काफ़ी अधिकार थे। सदस्य महत्तर कहलाते थे और नगर के प्रमुख अधिकारी को पुनर्प्रधान, ग्राम प्रमुख को ग्रामकूट या ग्राम भोगिक, कर वसूल करने वाले को शोल्किक और जुर्माना वसूल करने वाले को दंडपाशिक कहा जाता था। कलचुरी संवत आभीर रानी ईश्वर सेन द्वारा 248 से 250 सीई मतलब ईस्वी के प्रचलित इस संवत का प्रयोग कलचुरियों में बहुत आया था। गोहिल वंश जीर्ण अभिलेख से मंदसौर में गोहिल वंश के शासन की पुष्टि होती है और विग्रहपाल इसका जो पहला ज्ञात शासक था। देवगिरी का यादव वंश 11वीं एवं 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य देवगिरी, जो कि औरंगाबाद जिले में स्थित एक आधुनिक दौलताबाद में, यादव शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर विदर्भ के अधिकांश भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवगिरी के यादव वंश के महान 3 शासक भिल्लम, जैतुगी और सिंघन ने मालवा पर आक्रमण कर समकालीन परमार शासकों को पराजित किया। बालाघाट अभिलेख के अनुसार सिंघन का साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। यादव वंश के चतुर्थ शासक कृष्ण और पंचम शासक महादेव के समय से मालवा पर आक्रमण किया गया और रामचंद्र राय के शासन काल में यादव साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ और अलाउद्दीन का जो था अलाउद्दीन के समकालीन हुआ और उसके पुत्र सिंघम को अलाउद्दीन ने हराकर मालवा पर अपना प्रभाव जताया। कच्छाप घाट वंश कच्छाप घाट वंश में क्या है, अभिलेखों से कच्छाप घाट राजवंश की 3 शाखाओं का पता चलता है जो कि ग्वालियर, देवकुंड और नरवर में राज्य कर रही थी। ग्वालियर शाखा ग्वालियर के सास बहु मंदिर के 2 प्रस्तरों पर उत्कीर्ण ग्वालियर से प्राप्त तीसरे खंडित अभिलेखों में इस वंशावली तथा उपलब्धियों का वर्णन है और इस वंश के प्रथम नरेश लक्ष्मण के उत्तराधिकारी वज्रदामन ने कन्नौज नरेश को पराजित करके ग्वालियर को अपना राज्य स्थापित किया और वज्रदामन का उत्तराधिकारी मंगल राज्य तथा उसका उत्तराधिकारी कीर्तिराज राजा हुए। 1021 ईस्वी में ग्वालियर पर गजनी के महमूद का आक्रमण हुआ और ग्वालियर नरेश ने आत्मसमर्पण कर दिया। कीर्तिराज के पश्चात क्रमशः मूलदेव, महिपाल, भुवनपाल तथा मधुसूदन हुए। अंतिम नरेश मधुसूदन के बाद इस वंश के इतिहास को कुछ भी पता नहीं चला। दुबकुंड शाखा ग्वालियर में 76 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित दुबकुंड शाखा राज्य करती थी। दुबकुंड अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस वंश में अर्जुन उसका पुत्र अभिमन्यु का पुत्र विजयपाल और विजयपाल का पुत्र विक्रम सिंह हुआ। नरवर शाखा कच्छप घाट राजवंश की नरवर शाखा प्राचीन नलपुर में राज्य करती थी और नरवर से प्राप्त ताम्रपत्र में गगन सिंह, शरद सिंह और वीर सिंह नरेश के राज्य करने का पता चलता है। तोमर वंश मुस्लिम सत्ता के डामाडोल होने पर वीर सिंह देव ने ग्वालियर में तोमर राज्य की नींव डाली और इसके एक राजा डुगरेंद्र सिंह ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया और इसी का वंशज मान सिंह मृगनयनी से प्रेम के कारण चर्चित हुआ। इसे लोधी शासक ने निरंतर संघर्ष करना पड़ा और इसके पुत्र विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोधी की तरफ से पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। विक्रमादित्य से ही इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर का किला जो है छीन लिया।
तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा इतना पूरा हिस्सा, और अब अगले हिस्से में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो दोस्तों ये बुक बहुत ही अच्छी है हमारे रिवीजन और पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आप सभी लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वो मुकेश माहेश्वरी की बुक थी। इसका दूसरा चैप्टर जो है मैं अभी पढ़ रहा हूँ, है ना। इस मुकेश माहेश्वरी की जो MPGK की बुक है ये गुड बुक लगी मुझे, और मैं इन्हें जो है इनके नोट्स को मैं पढ़ाते हुए लगातार सेकंड चैप्टर पर हूँ, और हम इतिहास के चैप्टरों को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम तीसरे चैप्टर पर जल्द ही लौटेंगे। अभी इतिहास के इस चैप्टर को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपको जल्द ही तीसरे चैप्टर को लेकर आएँ और आप इस चैप्टर को पढ़ सकें, समझ सकें। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। अब हम मिलेंगे मध्यकालीन इतिहास में आप सभी से बहुत जल्दी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।